हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर। आज आपका लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि आपका कूलॉम्स लॉ को हम लोग गॉस लॉ से कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी इसको प्रूव करेंगे, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ प्रूव करेंगे, फिर डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव करेंगे। और जो कर्ल है इसको 2-3 मेथड से मैं बताने वाला हूं, तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कूलॉम्स लॉ को एज ए स्पेशल केस ऑफ गॉस लॉ हम लोग देख सकते हैं। गॉस लॉ से हम लोग कूलॉम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले प्रूफ करवा देता हूँ, फिर लैंग्वेज क्या लिखना है ये मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कूलॉम्स लॉ, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे कूलॉम्स लॉ एज गॉस लॉ, कूलॉम्स लॉ एज नहीं, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ इसको कैसे प्रूव करना है आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, एक्स वाई जेड एक्सिस मान लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है, और हमको पता है कि गॉस लॉ लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई ना कोई चार्ज चाहिए। तो मान लेते हैं कि जो चार्ज है वो आपका यहाँ पे इस ओरिजिन पे आपका पोजीशन, इसका पोजीशन क्या है, ओरिजिन पे है चार्ज क्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे गॉस लॉ लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ता है। तो सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस, इसको सेंटर बना के एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं इस प्रकार से। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसको हमने सेंटर बना के यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा गॉसियन सरफेस बन गया। तो हमको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो आपका, यहाँ पे अगर हम छोटा सा एक सरफेस यहाँ पे ले लेते हैं, छोटा सा इस स्फीयर का छोटा सा एक सर्कल से हम लोग कट कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लक्स होता है वो आपका किसके बराबर होता है, डबल क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस के बराबर होता है। इसको मैंने पिछले क्लास में अच्छे से प्रूफ करके भी बताया है, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और हम जानते हैं कि ये आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर होता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग यही सब फॉर्मूले यूज करके हम लोग देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ में जो हमारा फोर्स मिलता है, कूलॉम्स लॉ क्या बताता है, दो चार्जेज के बीच में क्या बताता है, फोर्स को बताता है। तो पहले हम लोग कूलॉम्स लॉ को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फोर्स कितना आना चाहिए दो चार्जेस के बीच में, के Q1 Q2 बाई आर वेक्टर का, ये आपका मॉड का स्क्वायर और आपका आर कैप, ये आपका फॉर्मूला मिलना चाहिए। हमको किससे प्रूव करना है, गॉस थ्योरम से या गॉस लॉ से प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा सरफेस कट कर लिया यहाँ से स्फीयर में से। अब देखिए यहाँ पे ये सरफेस का जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, मान लीजिए ये आपका आर वेक्टर है और इसी जगह पॉइंट पी है आपका। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन एक ले लिया, आर वेक्टर है इस एरिया का। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर आपका किधर होगा, एरिया वेक्टर आपका हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और साथ ही साथ इस सरफेस के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, हमको पता है कि क्यू चार्ज के कारण, अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका
रेडियली आउटवर्ड की तरफ होता है। तो इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएगी, इसी लाइन पे तो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इसी लाइन पे होगा। ठीक है, तो आइए हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा, अब छोटा सा यहाँ पे सरफेस लिया है, इसके कारण डीएस वेक्टर माना है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स हमारा निकलेगा ये भी छोटा सा ही निकलेगा, डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएस वेक्टर हो जाएगा। ये समझ में आया। ठीक है, हमने क्या किया, एक छोटा सा सरफेस कट किया है जिसके कारण छोटा सा एरिया, सरफेस एरिया वेक्टर आपका क्या है, डीएस वेक्टर है, और इसके कारण आपका क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स होगा वो भी आपका बहुत छोटा सा होगा, तो इसलिए डी फाई ई लिख लिया। अब यहाँ पे, अब मान लो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ से डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, तो इसका मॉड और यहाँ पे कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। कब का ये फॉर्मूला मैंने आपको ए डॉट बी, अगर वेक्टर है, दोनों वेक्टर है, इनका ए डॉट बी करवाना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, अब देखो जो ये एंगल होता है, जो थीटा होता है, जो ये दो वेक्टर होते हैं इनके बीच का ही एंगल होता है। ठीक है, ए डॉट बी कर रहे हो, कोई भी चीजें हैं, ठीक है, जो दो वेक्टर है उनके बीच का जो एंगल है वही यहाँ पे थीटा रखना होता है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी लाइन पे है, डीएस वेक्टर भी इसी लाइन पे है, तो क्या हम इसका इसका थीटा एंगल जो है वो आपको 0 रख सकते हैं। अगर थीटा के आपका cos 0 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी फाई ई इक्वल टू आपका कितना आ गया, यहाँ पे ई डी एस आ गया, कितना आ गया, ई डी एस के बराबर आ गया ना। अब ये देखो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये डी फाई फाई ई में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका क्लोज्ड इंटीग्रल हो जाएगा ई डी एस के बराबर। अब ये इनके ऊपर वेक्टर साइन मत लगाना, क्योंकि ये आपके क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से एंगल आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और ये दोनों आपके केवल मैग्नीट्यूड बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपका क्या है, एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर जगह पे, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपका क्या आ सकता है, इस यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ही है, फोर्स निकालना है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रख सकते यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इंटीग्रेशन के आगे आगे आपका कोई मैग्नीट्यूड है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सरफेस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन तुम कर रहे हो, तो ये वाई स्क्वायर क्या है, एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एज अ कांस्टेंट यहाँ पे बिहेव कर रहा है ना। तो यहाँ पे इसी तरीके से ई को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, और जो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको हम लोग पूरा सरफेस अगर रख देंगे तो इसका ds का इंटीग्रेशन हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ई बाहर हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है, अब भाई ई इक्वल टू हम लोग, हमारा क्या आ जाएगा, ई आपका पहले से ही है, इनटू जो ds है, यहाँ पे देख के बताओ, अगर इस पूरे एरिया को अगर हम लोग बताएं तो ये पूरा एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूरा एरिया रख देंगे। टोटल एरिया इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलता है हमको, टोटल एरिया, जो अगर सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो टोटल हमको इंटीग्रेशन करने पे इसका टोटल एरिया मिलता है। तो हमको पता है कि क्योंकि ये सिमेट्रिकल है एक आपका, इसका एरिया आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमको पता है कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको गॉस थ्योरम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहां से कितना निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल गया 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो ये आपका जो निकला है, ये आपका क्या निकला है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मॉड निकला है, केवल मैग्नीट्यूड निकला है। क्या निकला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल मैग्नीट्यूड निकला है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें डायरेक्शन भी पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि यहां से यहां का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, तो यहां से अब इसका जो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो आपका आर कैप नहीं हो जाएगा, आर कैप ही होगा। तो यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं, और जो आर कैप हमने लिया है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर कैप के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 1/4πε0 Q/r² इंटू आर कैप का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे निकला आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको पता चल गया तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आपका फोर्स होता है वो आपका Q इंटू ई वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, एक क्यू डैश वेक्टर रख देते हैं। अब जब तक दूसरा चार्ज अगर हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे तो फोर्स तो हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है इसको हम लोग बता सकते हैं इससे। अगर हमने क्यू डैश वेक्टर रखा है तो क्यू डैश यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू डैश का इसमें केवल मल्टीप्लाई हो जाएगा और ई की वैल्यू रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू डैश अपॉन आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। अब देखो फोर्स का भी डायरेक्शन आर कैप क्यों आया, क्योंकि हमको पता है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। और फोर्स ऑफ रिपल्सन किधर लगेगा, हमेशा आउटवर्ड, आउटवर्ड जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उसी पे लगेगा। तो यहाँ पे जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे इसका भी डायरेक्शन हम लोग क्या ले लेंगे, आर कैप ले लेंगे। तो ये आपका टोटल फोर्स निकल गया। हमने गॉस लॉ से हमने किसको प्रूव कर दिया, कुलॉम्स लॉ को। कुलॉम्स लॉ को दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है उसको हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये आपका प्रूफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ देगा, शॉर्ट में पूछ देगा कि आप कुलॉम्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ गॉस लॉ प्रूफ करके दिखाइए, तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि हमको लैंग्वेज क्या लिखना होगा। चलिए अब लैंग्वेज क्या क्या लिखना होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। हो सकता है कि लैंग्वेज आपको अच्छे से ना दिख रहा हो, एक मिनट में देखो तो नहीं, लैंग्वेज भी आपको विजिबल हो रहा है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें बताई गई हैं। अब E इंटू 4πr² रख दिया गया, E इंटू 4π², और यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे निकाल दिया गया है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया, तो अगर हम लोग डायरेक्शन रख देंगे तो ये ई वेक्टर की वैल्यू निकल जाएगी। ई वेक्टर की वैल्यू आपको दिख रही है, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² आर कैप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ई वेक्टर की वैल्यू मिल गई, तो फोर्स यहाँ पे निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया, और इसका डायरेक्शन हमने यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स हमने रख दिया, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू ई क्यू डैश रख दिया। ई की वैल्यू मैग्नीट्यूड में हमको पता थी। ठीक है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू रख दिया, और यहाँ पे एफ वेक्टर जो आया वो इतने के बराबर आ गया, यहाँ पे 4πε0 रहेगा। ठीक है, तो यही आपका जो मैंने प्रूफ करवाया वही आपका लैंग्वेज के साथ यहाँ पे लिखा गया है, तो आप लोग नोट्स भी प्रॉपर बना सकते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस क्लास का आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और उसमें एक फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन होगा, वहां से इस क्लास का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो यही था। और हाँ, लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि इन सभी टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
उसको भी मैं लास्ट में बताने वाला हूं। तो ध्यान से अच्छे से वीडियो को देखिए और कैसे उसको लिखना है ये भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। चलिए आ जाते हैं अब डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हम लोग देखते हैं ना। तो डाइवर्जेंस और कर्ल हमको देखना है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं ना। ठीक है, तो डाइवर्जेंस एंड कर्ल का मतलब डाइवर्जेंस ऑफ कोई भी वेक्टर फील्ड है उसका अगर डाइवर्जेंस हमको लिखना होता है तो डाइवर्जेंस का मतलब एक डेल ऑपरेटर होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं ए वेक्टर के साथ। तो अगर मान लेते हैं कि आपको जो ए वेक्टर दिया गया है वो कितना दिया गया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये आपको ए वेक्टर दिया गया है। और जो डेल ऑपरेटर होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप और डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनका डॉट होता है तो आपको क्या मिलता है, डेल बाई डेल एक्स ए एक्स हो जाता है प्लस डेल ए वाई डेल वाई होता है और डेल ए जेड और ए जेड सॉरी यहाँ पे डेल जेड होता है। ठीक है, तो ये आपका डाइवर्जेंस बताता क्या है, किसी के फ्लक्स, जो भी फ्लक्स है, जो भी ए वेक्टर का जो फ्लक्स है, जो इसकी लाइंस है, वो आपकी क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको ये बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके परपेंडिकुलरली उस एरिया से कितना पास हो रही है ना। तो यहाँ पे ये ए वेक्टर जो है इसकी कितनी लाइंस आपकी फ्लक्स का फ्लो को बताता है। ये क्या बताता है, डाइवर्जेंस बेसिकली आपको क्या बताता है, डाइवर्जेंस का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस जो होता है, डाइवर्जेंस का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है ये क्या बताता है, किसी भी फ्लक्स के फ्लो को बताता है, ये किसी भी फ्लक्स के फ्लो को बताता है। तो हमको इसमें क्या देखना है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। क्या देखना है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है उसके फ्लो को बताता है। जैसे मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज हमने ले लिया, अब देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ बनती हैं, ये आपको पता होगा। इस प्रकार से रेडियली आउटवर्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बताता है, क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी यहाँ से डाइवर्ज हो रही हैं, ऐसे फैल रही हैं, मतलब इनमें डाइवर्जेंस का नेचर होता है, डाइवर्जिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो डाइवर्जिंग नेचर की होती हैं। वो या तो चार्ज की तरफ आती हैं, मुड़ती हैं या सिकुड़ती हैं चार्ज की तरफ, या तो बाहर की तरफ बहती हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्ज की तरफ बहती हैं। चार्ज की तरफ आपका कैसे होगा, जब आपका यहाँ पे माइनस क्यू होगा, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं रेडियली इनवर्ड होती हैं। कहाँ होती हैं, रेडियली इनवर्ड आपकी इस प्रकार से यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो किधर की तरफ हो रहा है, इस चार्ज की तरफ हो रहा है, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके बाहर की तरफ निकल रही हैं। इनका मतलब फ्लो, जो फ्लक्स का फ्लो है वो आपका बाहर की तरफ है। ठीक है, तो मतलब जो आपका डाइवर्जेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो डाइवर्जेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसकी कुछ न कुछ आपकी वैल्यू निकल के आएगी। यहां से हमको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमको पता चल गया कि डाइवर्जेंस का मतलब होता क्या है। डाइवर्जेंस अगर किसी वेक्टर फील्ड का लिखा गया है तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ये भी पता चल गया आपको,
और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जरूर पढ़ा होगा। अगर मुझसे पढ़ा है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी डाइवर्जिंग नेचर की हैं, जैसा कि यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के लिए आप देख सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। अब वो वैल्यू कितनी निकल के आएगी ये हम लोग प्रूफ करते हुए हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको प्रूफ कैसे करना है देखिए। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम से हमको फॉर्मूला पता है। तो अभी हमने बताया था आपको, जो फ्लक्स होता है फाई ई, ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर के बराबर होता है, और ये आपका पूरा पार्ट किसके बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए इसको प्रूफ करना है तो आप क्या करिए, यहाँ पे पहले फ्लक्स जो है फाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर को हम लोग कंसीडर करेंगे और इसको कंसीडर करके देखिए अब क्या करना है, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से इसको प्रूफ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स जो है हमारा इतना है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपसे क्या कहता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कब यूज करते हैं, जब किसी सरफेस इंटीग्रल, जब किसी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं। तो ये आपका एक सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस किस में चेंज करेंगे, इसको हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे E डॉट डी एस वेक्टर है, इसको जब वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो इसका डाइवर्जेंस यहाँ पे लग जाएगा। ये देखिए वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, और यहाँ पे डेल डॉट ई वेक्टर आपका यहाँ पे बराबर इंटू डी वी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमने क्या कर लिया, इस जो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है उसको हमने क्या कर लिया, एक वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपका ये पूरा पार्ट किसके बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये चीज तो यहाँ से पता है। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स का दोनों फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया। अब देखो लेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, अगर रो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, अगर रो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो आप क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए रो आपका पहले क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू क्यू बाई वी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर रो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो पहले छोटे से चार्ज के लिए अगर हम लोग देखें तो छोटे से चार्ज के लिए आपका यहाँ पे इसको अगर कंसिडर करेंगे छोटा सा, यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू डी वी हो जाएगा। ठीक है, छोटे से चार्ज के लिए देखेंगे, छोटा सा वॉल्यूम के लिए अगर रो की वैल्यू लिखेंगे तो डी क्यू बाई डी वी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं डी क्यू की वैल्यू लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, रो डी वी लिख सकता हूँ, डी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रो डी वी लिख सकते हैं। अब इस पूरे पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, पूरे चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी रो डी वी के बराबर। तो मतलब Q इक्वल टू हम लोग क्या रख सकते हैं, रो डी वी रख सकते हैं। तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या रख दीजिए, रो डी वी रख दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास पहला है एक वॉल्यूम इंटीग्रल इधर है जहां पे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इंटू डी वी के बराबर है,
और यहाँ पे 1/ε0 को बाहर रख देते हैं और चार्ज की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे 1/ε0 को बाहर रख दीजिए और यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ किसका हो जाएगा, रो dv हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों साइड जब सेम इंटीग्रल होता है तो इंटीग्रल इंटीग्रल आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ पे जो डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू आती है वो ρ/ε0 के बराबर आती है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डाइवर्जिंग नेचर की होती हैं, वो फ्लो को दिखाती हैं, इसलिए यहाँ पे जो फ्लो, जो इसका डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इसकी वैल्यू क्या आई है, ρ/ε0 आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं किसको, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, डायरेक्टली प्रूफ पूछ देगा कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है उसको बताइए। तो यहां से आप अच्छे से इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे लैंग्वेज के साथ लिखा गया है। तो ये सारी चीजें सेम चीजें यहाँ पे भी लिखी गई हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस रिलेशन इज नोन एज गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म क्या है, गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म ये है, ये गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है और ये गॉस लॉ का क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। तो यहाँ पे आप अच्छे से यहाँ पे इस प्रूफ को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूफ करके देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये क्लासेस चल रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका सिलेबस है, वो जो भी आपके कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट है, जैसे हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीकॉम की क्लासेस आपके ऑलरेडी स्टार्ट हैं। किनके लिए, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। अगर आप इस बैच में ज्वाइन होते हैं तो आपको यहाँ पे इसी प्रकार से ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सेशन मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, जो भी क्लास के नोट्स हैं, और आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे और वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज करवाया जाएगा। ठीक है, एक यूनिट जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, अब इस बैच में कैसे ज्वाइन होना है, प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने के बाद लॉगिन करिए, फिर उसके बाद जाइए नवोद्भव बैच, फर्स्ट सेमेस्टर का लेना है तो फर्स्ट सेमेस्टर मैथ लिखा रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर, और थर्ड सेमेस्टर का लेना है तो थर्ड सेमेस्टर पे क्लिक करिएगा और वहां पे केवल 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना है। कितना, 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना है। जैसे आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैट्स, जो भी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको केवल मात्र वन टाइम पेमेंट 1250 रुपीज में आपको दिए जाएंगे। और अभी आप इस कोर्सेस में ज्वाइन होते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, अगर ये कूपन कोड यूज करेंगे DNS20 तो आपको एक्स्ट्रा 20% भी इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइए और इस कोर्सेज को हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट कर देंगे और कोर्स की वैलिडिटी जो रहेगी आपके एग्जामिनेशन तक बनी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी एनरोल्ड हो जाइए। अगर कोई भी डाउट होता है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए, ये जो नंबर है 6387986764, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं कर्ल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कर्ल क्या होता है, कर्ल मैंने पहले भी इसको बताया है। तो कर्ल आपका क्या है, कर्ल किसी वेक्टर का, मान लो कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर अगर आपको दिया गया है तो मतलब ये बता रहा है, कर्ल ऑफ ए हमको बताता है, कर्ल का बेसिकली मतलब ही होता है, क्या होता है, रोटेशन। क्या होता है, रोटेशन। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये कर्ल जो भी होता है रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बताइए, यहाँ पे हमको पता है, अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो क्या मुड़ते हुए जाती हैं,
जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और इसके कारण हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस प्रकार से फ्लो होती है, डाइवर्ज होती है, ठीक है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बेसिकली यही बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम कर्ल निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, मतलब वो वेक्टर अगर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है, मतलब ये वेक्टर रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब ये वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ये सारी हैं, ये आपके क्या रिप्रेजेंट करने लगेंगी, रोटेशन को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाके फिर ऐसे जाके यहाँ पे वापस नहीं आ रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी सीधे बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड है और ये आपका कोई इस पॉइंट से निकल के इसी पॉइंट पे वापस नहीं आ रही है, मतलब रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। मतलब जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इररोटेशनल होता है। क्या होता है, इररोटेशनल होता है। और इररोटेशनल का मतलब इसमें आपका कोई भी, जब भी आपको यहाँ पे देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड तरफ जाएंगी और उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो आपके क्या होंगे, घूमते हुए जाएंगे, एक सर्कल फॉर्म करेंगे, इस प्रकार से रोटेशन को दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हो। तो मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रोटेशन नहीं दिखाती हैं, रोटेशन की प्रॉपर्टी नहीं शो करती हैं, इसका मतलब यह है कि जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो विजुअली रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि विजुअली आप कैसे इसको रिलेट कर सकते हो ना। तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो रोटेशन होता है ये बेसिकली उसको दिखाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती, मतलब एक जगह से निकल के फिर उसी जगह वापस नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो आपके इररोटेशनल होते हैं और इसलिए कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आ रही है, 0 निकल के आ रही है। अब देखा वहां पे डाइवर्जेंस की वैल्यू जब हमने देखा था तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आया था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डाइवर्जेंस नेचर की होती हैं, ना ही वो आपकी कर्ल नेचर की नहीं होती है, रोटेशनल नेचर की नहीं होती है, मतलब इररोटेशनल होती है, इसमें रोटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी को हम लोग कहते हैं कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 आता है, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखो इसको प्रूफ भी हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स वाई जेड एक्सिस फॉर्म करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका कोई पॉइंट ए है, यहाँ एक मिनट पेन चेंज कर लूं, ये तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। मान लो कि ये पॉइंट आपका है कोई, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है कोई, और यहां से हम लोग यहाँ पे बी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, और यहां से हमने क्या कर लिया, एक कर्व को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया, एक कर्व ड्रॉ कर लिया, और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर ए वेक्टर है, और यहां से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर बी वेक्टर है। क्या है, आर बी वेक्टर है, ठीक है। बेसिकली हमको क्या दिखाना है, रोटेशन को दिखाना है। तो पहले हम कर्व के लिए एक लाइन के लिए इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर कर्ल वाला उसमें हम लोग एक और लाइन ले लेंगे, मतलब ए से बी गए हैं, फिर बी से ए तक अगर लेंगे तो ये आपका एक रोटेशन कंप्लीट होगा। रोटेशन जैसे ही कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड जो वैल्यू आएगी वहां पे हम लोग देखेंगे कि उसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे हम लोग क्लोज्ड, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल से हम लोग कर सकते हैं, ई डॉट डीएल वेक्टर से कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका कितने के बराबर होता है, के क्यू बाई आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर कैप के बराबर होता है।
अभी हमने कूलॉम्स लॉ में या गॉस लॉ से हमने कूलॉम्स लॉ को देखा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी कुछ इसी प्रकार से निकल के आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको इस प्रकार से यहाँ पे कोई वेक्टर देखने को मिले, यहाँ पे कोई वेक्टर देखने को मिले, तो ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट को बताता है, ये एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर डीएल वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं तो डीएल वेक्टर की वैल्यू जो होती है डीएल, यहाँ पे डी एल आर होता है, डी एल आर, और यहाँ पे प्लस डी एल आर होता है, और यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, हाँ, ये आपका डी एल आर, डी एल आर यहाँ पे होता है वेक्टर, प्लस डी एल थीटा आपका वेक्टर होता है, प्लस डी एल फाई आपका वेक्टर होता है, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो डी एल आर, डी एल थीटा, डी एल फाई का वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए आपको। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपका आर थीटा फाई होते हैं, और जो आर के अक्रॉस जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपका आर कैप होता है, थीटा के अक्रॉस थीटा कैप होता है, और फाई के अक्रॉस फाई कैप होता है। ठीक है, ये हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात थोड़ा सा। तो यहाँ पे डीएल वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, डीएलआर की वैल्यू रखते हैं तो यह आपका आता है आर, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका डी एल आर मतलब आर कैप के बराबर, यहाँ पे आर थीटा थीटा कैप के बराबर, प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएल वेक्टर जो लेंथ एलिमेंट होगा, जो यहां से यहां तक का जो लेंथ एलिमेंट होगा वो आपका कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका ये हो गया। ठीक है, डीएल वेक्टर आपका यहाँ पे आ गया। अब डीएल वेक्टर की वैल्यू पता है, ई वेक्टर की वैल्यू पता है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपका डीएल आपका यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे डीएल वेक्टर आपका रखा गया है। यहाँ पे पूरा फिगर आप लोग देख लीजिए, ये आपका देखिए पूरा फिगर कर्ल को दिखा रहा है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस रखा गया है। सॉरी, यहाँ पे आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप दूसरा लीजिए, यहाँ पे इसको ले लीजिए एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस ले लीजिए इसको, और यहाँ पे ये जेड एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड, ये आपका वाई एक्सिस होगा, और इसको हम लोग जेड एक्सिस मान लेंगे। ठीक है, अब देखो एकदम सिंपल से ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा। डीएल वेक्टर की वैल्यू हमने लिख लिया। अब देखो डीएल वेक्टर की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे डीएल वेक्टर है ना, तो यहाँ पे डी आर रहेगा, और यहाँ पे आर डी थीटा रहेगा, क्योंकि स्मॉल लेंथ एलिमेंट है तो इसके लिए आर यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे ये भी चीजें आपकी स्मॉल होंगी, आर डी थीटा और साइन थीटा डी फाई फाई कैप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और सारा आपका सही है। तो डीएल वेक्टर की वैल्यू पता है, ई वेक्टर की वैल्यू पता है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कर्व के लिए आपका क्या होगा, ई वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, के क्यू बाई आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू आर कैप हो जाएगा। इसका आपका डॉट हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, किसके साथ हो जाएगा, इस पूरे वेक्टर के साथ। तो डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ठीक है, अब इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाना है, तो हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट केवल सेम यूनिट वेक्टर के साथ होता है, अगर डिफरेंट होते हैं तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो थीटा कैप वाली जो कंपोनेंट है, फाई कैप वाले कंपोनेंट है, वो आपके डायरेक्टली आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो केवल आर का इसके आर कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे जो कर्व का इंटीग्रेशन आएगा, और कर्व हमने कहां से लिया है, आर ए से आर बी तक लिया है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं आर ए से आर बी, आपका कितना आ जाएगा, इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपका के क्यू बाई आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और आर कैप मिलके ये हो जाएगा, और यहाँ पे डी आर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे आर कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डी आर वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब देखो क्या करना है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, के और क्यू को बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे कर्व जो है आपका आर ए से आर बी तक, और यहाँ पे 1/r² नीचे था और डी आर, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बिल्कुल इजी सा इंटीग्रेशन है, के क्यू और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, r-1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बी, और यहाँ पे आर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो के क्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये 1/-1/r हो जाएगा, और यहाँ पे आर ए आर बी हो जाएगा। ठीक है, आर ए से हम लोग आर बी तक गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे के क्यू और यहाँ पे हमने रख दिया, तो ये आपका अपर लिमिट पहले रखेंगे तो 1/r_b, और यहाँ पे माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1/r_a हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने रख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तो 1/r_a को बाहर लिख लेते हैं, 1/r_b को इधर लिख लेते हैं, और यहाँ पे ये आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल आपका निकल के आ गया, ई डॉट डी एल वेक्टर आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये इंटीग्रेशन में कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व किया है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले हमने क्या रखा, ई वेक्टर की वैल्यू रखी, फिर हमने डीएल वेक्टर की जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू होती है वो इतने के बराबर होती है, इसको रखा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे ले लिया, डॉट प्रोडक्ट के बाद ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको नॉर्मली इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कहां से गए थे, ए से बी तक गए थे। अब हम लोग क्या करें, बी से ए वापस आ जाए तो क्या ये एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, रोटेशन आपका एक रोटेशन को कंप्लीट हो जाएगा ना, ये आपका रोटेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इधर से आर ए से बी गए थे, फिर बी से ए वापस आ गए, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो आर ए है, आर ए है वो आर बी के यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया। आर ए और आर बी का मतलब दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं, आप ए से बी गए थे फिर बी से ए आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, यहाँ पे आर ए जितना था उतना ही डिस्टेंस आर बी हम लोग यहाँ पे चल के वापस आ गए, तो ये एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। और यहाँ से अगर ये वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे क्लोज आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एल वेक्टर और इक्वल टू, अगर आर ए यहाँ पे रख देते हैं, आर बी की जगह आर ए रख देते हैं, तो ये वैल्यू कट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका 0 के बराबर होता है। ठीक है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका 0 के बराबर होता है। तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 के बराबर, अब इसी में अकॉर्डिंग टू हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था मैथमेटिकल फिजिक्स में, अकॉर्डिंग टू आपका स्टोक्स कर्ल थ्योरम, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। ठीक है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम भी आपने वहां पे पढ़ा होगा, कर्ल थ्योरम ये क्या करता है, किसी भी लाइन इंटीग्रल को किसमें चेंज करता है, किसी भी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में आपको चेंज कर देता है, और कर्ल यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल है, डीएल वेक्टर है, ये आपका किसमें चेंज हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ किसमें, डेल क्रॉस ई वेक्टर में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा डीएस वेक्टर, सॉरी डीएस। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो क्या हम अब इंटीग्रेशन आपका इधर जाके 0 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो डेल क्रॉस ई जो होगा वो भी आपका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि जो कर्ल होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, इररोटेशनल होती हैं, इररोटेशनल होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि आप डाइवर्जेंस कर्ल निकालिए और साथ ही आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताइए, तो आपको यही लास्ट में लाइन लिखना होगा कि किसी चीज का कर्ल
जीरो आने का मतलब है कि उसमें आपका कोई भी रोटेशन नहीं है, मतलब वो वेक्टर जो है वो आपका इररोटेशनल की प्रॉपर्टी को शो करता है। यहाँ पे आप इतनी लाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज भी अच्छे से आ गई होगी। अब देखो कर्ल प्रूफ करने का एक और तरीका हमारे पास है। हमने यहाँ पे किसी भी वेक्टर का कर्ल निकालने का एक जनरल फॉर्मूला हमने निकाला था 1/h1 1/h2 1/h3। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं h1 u1 कैप, h2 u2 कैप और h3 u3 कैप, और यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल u1, डेल बाई डेल u2 और डेल बाई डेल u3। और यहाँ पे क्या था h1 a1, h2 a2 और h3 a3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी सारी की वैल्यू अगर हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो यहाँ पे h1 की वैल्यू जो होती है 1 के बराबर होती है, h2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे r के बराबर होती है, h3 की वैल्यू r साइन थीटा के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पे u1 आपका क्या होता है, r होता है, u2 आपका थीटा होता है, u3 आपका क्या होता है, फाई होता है, ठीक है। अगर u1 कैप की वैल्यू देखें तो आपका कितना होता है, u1 कैप की वैल्यू जो होती है वो r कैप होती है, u2 कैप की वैल्यू थीटा कैप होती है, u3 की वैल्यू आपकी जो होती है फाई कैप होती है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आप क्या करिए यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर रखते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है तो डेल क्रॉस ई लिख देंगे, यहाँ पे डेल क्रॉस ई लिख देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। तो यहाँ पे डेल क्रॉस ई, यहाँ पे पहले 1/h1 h2 h3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1r r स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, r स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, इसको हमने रख दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, h1 u1 कैप है तो h1 की वैल्यू 1 है, u1 कैप मतलब r कैप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो h2 आपका कितना है, r है, h2 r है और u2 कैप आपका थीटा कैप है, इसको हमने रख दिया। h3 की वैल्यू r साइन थीटा है, r साइन थीटा है, और u3 कैप की वैल्यू है फाई कैप, तो यहाँ पे फाई कैप हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बस वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। अब देखो डेल बाई डेल u1 है तो डेल बाई डेल आपका r हो जाएगा, डेल बाई डेल थीटा हो जाएगा, डेल बाई डेल फाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे h1 a1 रखना है तो यहाँ पे h1 a1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वहां पे आपका जैसे E जो होगा वो आपका A का आपका क्या होगा, ई आर आर कैप होगा प्लस ई थीटा थीटा कैप होगा प्लस ई फाई फाई कैप होगा, इन कंपोनेंट में टूटेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इन तीनों कंपोनेंट में टूटेगा तो ई आर ई थीटा ई फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे H1 की वैल्यू ये आपका क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये A1 की वैल्यू हो जाएगी, ई आर आपका A1 की वैल्यू, ई थीटा A2 की वैल्यू, ई फाई आपका A3 की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे देखते हैं H1 A1, H1 की वैल्यू 1 है और यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है, ई आर। तो E का R कंपोनेंट अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो R वाला कंपोनेंट है उसको हम लोग कैसे लिखा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप के टर्म में लिखा था, यही तो लिखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो H2A2 था, जो 2 वाला थीटा और फाई वाला कंपोनेंट था वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया था, जीरो हो गया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल ई आर आर कैप बचा था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी जीरो, इसकी मतलब थीटा और फाई वाला कंपोनेंट हमने पीछे देखा था कि वो जीरो हो गया था, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया यहाँ पे। अब देखो जीरो पुट कर दिया तो अब इस पूरे डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पूरे डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, देखो
यहाँ पे 1/r², इसको पहले बाहर ही रख देते हैं, 1/r² साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आर कैप को बाहर लेंगे, आर कैप के रो सॉरी कॉलम और रो को बंद करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 हो गया। फिर माइनस आर थीटा कैप को बाहर लेंगे, फिर इसके कॉलम और रो को बंद करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0, और इसका फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर है। अगर आर रहता, सोचो अगर यहाँ पे वाई dx, यहाँ पे अगर y का इंटीग्रेशन मैं कहूं x के रेस्पेक्ट में करिए, ठीक है, dy/dx के रेस्पेक्ट में करिए, ठीक है, तो इसका यहाँ पे आपका क्या होगा, y का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे आपका ये आपका एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन फाई के रेस्पेक्ट में करना है, और इसमें कहीं पे भी फाई हमको दिख नहीं रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस आगे करते हैं इसको, अब देखो प्लस यहाँ पे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और यहाँ पे फाई कैप आपका बाहर हो जाएगा। अब देखो इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0, और यहाँ पे थीटा कहीं नहीं है, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0, तो 0 - 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि पूरा अंदर वाला पार्ट r² साइन थीटा जो हो गया 0 हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। और हम वैल्यू किसकी निकाल रहे थे, डेल क्रॉस ई की वैल्यू निकाल रहे थे, तो ये भी एक मेथड है, इससे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेल क्रॉस ई की वैल्यू हम लोग प्रूफ कर सकते हैं डायरेक्टली, इजी मेथड है ये वाला। ठीक है, अगर आपको लंबा प्रूफ नहीं करना है तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेल क्रॉस ये ए का, अगर किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या करना है, वेक्टर का कर्ल निकालना है, तो हम इस प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप देखो लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पे आप देख के लिख लेना, यहाँ पे कैसे कैसे लैंग्वेज लिखना है, बाकी प्रूफ आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है, यहाँ पे आपको वहां पे दिखेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं, देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका जितने भी क्वेश्चन है आपके आए हुए क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रूफ करना है कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से हमको कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले जाओगे, यहाँ पे मैंने क्या करवाया है, देखो कूलॉम्स लॉ एज अ, यहाँ पे प्रूफ, इस पेज पे आ जाना, यहाँ से अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यहाँ पे लिखना शुरू करना, यहाँ तक आना, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये लिखना है, ये लाइन लिखने के बाद ये लिखना, ये लाइन आप अपने से बना के भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे फोर्स दिखा देना, ये आपका नंबर, ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल प्रूफ कर दोगे, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो दैट कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज 0, यहाँ पे शो करना है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका 0 होता है। तो यहाँ पे जो पहला वाला प्रूफ बताया है मैंने, उसको अगर आपको ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको यहाँ पे पहले वाले मेथड से प्रूफ करना है, अगर आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है तो ये वाला कौन सा मेथड आप लगाएंगे, सेकंड वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इट्स एक्सप्रेशन, आपको डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है ये बता देना, फिर उसके बाद इसका एक्सप्रेशन कैसे आप निकालोगे, इसको यहाँ से शो अप कर दोगे, तो प्रूफ मैंने पूरा बता ही दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल एंड डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये आपको शॉर्ट में पूछ सकता है, शॉर्ट में क्या बोल देगा कि आप फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए कर्ल और डाइवर्जेंस। कर्ल और डाइवर्जेंस किसको बताते हैं, किसी वेक्टर का अगर हम लोग चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कर्ल और डाइवर्जेंस हम निकालना चाह रहे हैं तो इनका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी मैंने अभी बता दिया कि कर्ल का मतलब क्या होता है, रोटेशन, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इरोटेशनल होती है, और जो आपका डाइवर्जेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या बताती है, डाइवर्जेंस नेचर को बताती है, उसके फ्लक्स के फ्लो को बताती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सप्लेन कर देना, यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर अगर देखो एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब यहाँ पे देखो एमसीक्यू क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में
पहला पूछ देगा कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यहाँ पे डैश दे देगा और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, डेल क्रॉस ई इक्वल टू म्यू नॉट जे, सेकेंड आपको दे देगा डेल क्रॉस ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे थर्ड दे देगा डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन देगा, इसमें से आपका डेल क्रॉस ई आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से भी यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से यहाँ पे पूछ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे इस तरीके से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल देगा कि विच एक्सप्रेशन शो which expression show the property of irrotational property of, which expression show the property of irrotation of electric field। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, बोल देगा कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है, इसी प्रकार से एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा, वो शो करता है इरोटेशनल प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे आपको डेल क्रॉस ई की वैल्यू 0 माननी रहेगी। ठीक है, तो इस वाला ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो डाइवर्जेंस से क्वेश्चन पूछ देगा कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यहाँ पे दे देगा, उसके कई सारे क्वेश्चन आपको दे देगा बदल के। तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रो बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो एमसीक्यू रिटन आपको इस प्रकार से, जिस भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में रिटन होगा, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वो सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, तो यही था आज के क्लास में। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे और भी नए टॉपिक। थैंक यू।